नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए हैं बहुत कुछ खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। रूठे हुए इंद्र देवता को मनाने के लिए तमाम तरह के जतन किए जाते हैं, तमाम टोटके अपनाए जाते हैं, लेकिन धार में इंद्र देवता को मनाने के लिए जो कुछ किया गया वो बहुत ही अजीबोगरीब है। देखेंगे, जानेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। अजब एमपी की गजब है कहानी। देखेंगे तो आपको होगी हैरानी। परंपरा है पुरानी लेकिन नई नई है कहानी। ये जो अर्थी पर लेटे हुए शख्स को देख रहे हैं आप, इसकी आंखें भी खुली हुई है। ये अपने आसपास होने वाली चीजों को भी देख रहा है, लोगों से बातें भी कर रहा है। क्यों? चक्कर में पड़ गए ना? आखिर माजरा क्या है? बिल्कुल मृत आदमी की तरह सारे क्रियाक्रम भी किए जा रहे हैं। आप देख देख कर चकरा रहे हैं। तो जान लीजिए, अर्थी पर लेटे हुए शख्स की मौत नहीं हुई है, बल्कि मौत जैसा स्वांग रचा गया है। और ये सारे जतन रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए किए जा रहे हैं। खुद उसी की जुबानी सुनिए जो मृत्यु शैया पर लेटा था। पानी के लिए शव यात्रा निकाली गई। सोयाबीन सूख रही है, इसलिए ये शव यात्रा एक तरह का तंत्र टाँकना होता है, इसलिए ये शव यात्रा निकाली है। गांव वाले ने सबने मिलकर बहुत अच्छी खुशी मनाई है। अच्छी खुशी से पूरी गांव वाले जनता आ गए और सबने ये शव यात्रा निकाली। देखिए किस तरह पहले सारे क्रियाक्रम ठीक उसी तरह किए गए जैसे किसी मृत आदमी के लिए किए जाते हैं। उसके बाद अर्थी को 4 लोगों ने कंधा दिया और पूरे धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों की जश्न के बीच शव यात्रा निकाली गई। झूम गाकर, रंग अबीर गुलाल उड़ाकर लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। खुशियां इस बात की कि अब रूठे इंद्रदेव शायद इनके इस टोटके से मान जाएं और खिलेड़ी गांव पर अपनी कृपा बरसाएं। बारिश नहीं होने की वजह से रूठे हुए इंद्र देवता को मनाने के लिए प्राचीनतम जो परंपरा है उसके अनुसार ग्राम खिलेड़ी में आज जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली गई, जिसकी वजह से जो हमारे देवता है, पानी के देवता इंद्र देवता, वो मेहरबान हो और समस्त ग्रामीण जनों और आसपास के पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश करे, जिसका फल सभी आम जनता को प्राप्त हो। दरअसल ऐसा नहीं है कि इंद्रदेव पूरे मध्य प्रदेश से रूठे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंद्रदेव जमकर बरस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। धार का इलाका भी ऐसा ही है। अब देखना है कि इंद्रदेव गांव वालों के इस टोटके से इन पर कृपा बरसाते हैं या नहीं। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। विदिशा में भी पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं ताकि इंद्र देवता खुश होकर अच्छी वर्षा कर दें। देखिए बारिश के लिए अजब एमपी का और गजब टोटका। मंत्रों की गूंज के बीच जश्न जैसा माहौल है। ग्रामीणों की भीड़ जुटी है और शादी का छोटा सा मंडप भी सजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो जनाब ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आपको बता ही देते हैं। मेंढक और मेंढकी की विदिशा के ग्राम गुरारिया हवेली में शादी कराई जा रही है, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। हल्दी कुमकुम चावल का छिड़काव किया गया। उसके बाद मंडप में ही मेंढक मेंढकी ने कुछ इस तरह शादी के 7 फेरे भी लिए।
और तो और मंडप में दोनों पक्षों के बीच हंसी ठिठोली भी हुई, ठीक उसी तरह जैसे शादियों में वर और वधू पक्ष के बीच होती है। हंसी खुशी के माहौल में पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हुई। गांव के ही दीवान सिंह किरार ने बाकायदा मेंढकी का कन्यादान भी किया। आज पुराने लोगों से सुना था कि अगर सूखा जैसी अगर स्थिति बनती है तो मेंढक और मेंढकी का ब्याह करा दो तो अच्छी बारिश होने के संकेत मिलते हैं। आज इसी लक्ष्य को लेकर हमने समस्त ग्रामीण जनों के साथ शंकर भोला पार्वती के मंदिर पर मेंढक और मेंढकी का ब्याह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो विवाह कराकर हमने आपको संकेत दिया है, इससे हमारे शहर और ग्रामीण अंचल में जल्द से जल्द बारिश हो। इसी शुभकामना और कामना के साथ हमने यह कार्य संपन्न किया है। इससे पहले ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से मेंढक की बारात निकली थी और सज धज के दुल्हनिया की तरह मेंढकी मंडप में पहुंची थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सारे गांव वालों ने मेंढक और मेंढकी को एक कुंड में छोड़ दिया, इस मंगल कामना के साथ कि इंद्रदेव मेहरबान होंगे। अब इसे अंधविश्वास कहें या टोटका, लेकिन जो कुछ भी है दिलचस्प। भरत राजपूत, न्यूज़ 18, विदिशा। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया ने टीवी पर देखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि शिलान्यास स्थल को जिन खूबसूरत फूलों से सजाया गया था वो कहां से आए थे? जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। अद्य अमुक गोत्रः श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानः। ये भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की तस्वीरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान का दिन था, इसलिए पूरे वातावरण को भी दिव्य बनाने की कोशिश की गई थी। खास आर्किड के फूलों से भूमि पूजन वाले स्थल को सजाया गया था। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। लेकिन आज आपको उस बगिया में ले चलेंगे जहां से इस खास मौके के लिए ये खास फूल आए थे। ये रायसेन का अनन्या पॉलीफॉर्म है और यहीं के फूल भूमि पूजन वाले स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे, राम काज में काम आ रहे थे। जो वेंडर हैं जिनको हम माल भेजते हैं, उनका फ़ोन आया मुझे औचक जब कार्यक्रम चल रहा था, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि भाई साहब आप कार्यक्रम देख रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल देख रहा हूँ, सवाल ही नहीं है कार्यक्रम ना देखने का। तो बोले भैया खुशी मनाइए कि ये जो कार्यक्रम में साज सज्जा है, ये जो फूल दिख रहा है ऑर्किड का, ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं तो थोड़ा 5-10 मिनट मुझे खुशी को जो है आत्मसात करने में लगे पूरे रायसेन ज़िले की ओर से। और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभु श्री राम के चरणों में हमारे धरती पे उगा हुआ फूल उनको अर्पित हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य, परम सौभाग्य। पॉलीफॉर्म के मालिक मुदित इसे परम सौभाग्य और सुखद संयोग मान रहे हैं, क्योंकि भगवान राम का रायसेन से भी गहरा नाता रहा है। रायसेन के कई इलाकों में आज भी भगवान राम के वन गमन के कई निशान मौजूद हैं। ग्राम बिलारा है हमारा, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फूल उगे हैं, जहाँ से हमारा अयोध्या गए हैं। उस बिलारे गांव में एक छोटा सा तालाब है ऊपर पर्वत के ऊपर, जिसका नाम है सीता तलाई। और सीता तलाई में ऐसा बताया गया है कि जब यहाँ पर विश्राम कुछ समय राम भगवान ने किया था, तो वो सीता माता स्नान करने के लिए उस तालाब में जाती थी, जिनके नाम पे उस तालाब का नाम सीता तलाई पड़ा गया। तो वहीं पर एक राम छज्जा भी है, जहाँ पे उनके जो चरण हैं, वो जो चरणों के अभी भी इम्प्रिंट वहाँ पर हैं। तो पुरातत्व ने भी ये बात मानी है कि ये जो राम वनगमन जो पथ था उसका हिस्सा है, और प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ पर रहे हैं। तो हम तो इसको संयोग मानते हैं। रायसेन में अनन्या पॉलीफॉर्म ऑर्किड के फूलों की खेती करने वाला देश का एकमात्र पॉलीफॉर्म है। उनके फूल देश के प्रमुख 12 शहरों में जाते हैं, उनमें से एक शहर लखनऊ भी है, और लखनऊ के वेंडर के जरिए ये फूल रायसेन से अयोध्या पहुंचे थे।
रायसेन में 10 एकड़ में बने अनन्या पॉलीफॉर्म में ऑर्किड के अलावा जवेरा, जिप्सोफिला समेत कई तरह के फूलों की खेती होती है। इधर बाकी 10 एकड़ में पौधे फूल लगे, उसमें से 3 एकड़ में ऑर्किड लगा हुआ है। ये मेनली थाईलैंड का है, ये क्रॉप जो है थाईलैंड का है। हमने फर्स्ट इधर हमने ट्रायल किया है ये वाला। फूल फूल की किस्मत है, कोई शव पर चढ़ता है तो कोई शादी समारोह में, लेकिन रायसेन के इस पॉलीफॉर्म में उगाए गए फूल तो राम के काम आए हैं। इसलिए ये न सिर्फ पॉलीफॉर्म के मालिक बल्कि पूरे रायसेन के लिए सौभाग्य की बात है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। जबलपुर जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे कैदियों ने इन दिनों आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। अपने हुनर से ये ऐसे ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। यानी जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब वो हाथ हुनरमंद हो चुके हैं। जिन हाथों ने कभी घातक हथियारों को थामकर संगीन वारदातों को अंजाम दिया था, वे हाथ अब हथकरघा पर चल रहे हैं और आम लोगों के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली बेहतरीन चीजें बुन रहे हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों सजायाफ्ता कैदी हैं जो इन दिनों हथकरघा को जरिया बनाकर चादर, कपड़े, कालीन, दरी और ऐसी तमाम चीजें बुन रहे हैं जिनकी जरूरत हर घर में होती है। और तो और कोरोना काल में ये मास्क बनाने के मिशन में भी जुटे हैं। एक साथ 150 हथकरघे यहाँ संचालित रहते हैं। इन हथकरघों से हम सूती कपड़ा बनाते हैं। इस सूती कपड़े की ड्रेस ही बंदियों को दी जाती है। ये जो भी कपड़े उपयोग करते हैं, जिसमें कुर्ता, पजामा, चड्डी, टोपी, गमछा, इवन इनके सोने की जो दरी होती है जिसको गोना पट्टी बोलते हैं, वो भी सूती कॉटन की यहीं बनती है। हजारों मीटर कपड़ा प्रतिमाह बंदी बनाते हैं। तात्कालिक शासन ने, चूँकि हमारे हिंदुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हथकरघा पर आधारित थी, ताकि बंदी छूट के जाएं तो वो अपना हथकरघा उद्योग लगा सके और अपनी आजीविका चला सके और अपराध से दूर हो सके। इस उद्देश्य से यह काम शुरू किया गया था। कैदियों के हुनर को तलाश कर उन्हें काबिल बनाने की कोशिश जेल में सालों से चली आ रही है। यही वजह है कि शुरुआती दौर में चुनिंदा कपड़े के उत्पादों को बुनने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ बनने वाले हैंडलूम उत्पादों की देश भर में मांग है। बुनकर बने जेल के कैदी भी सरकार की इस कोशिश की तारीफ करते नहीं थक रहे। 2013 में मेरे से 302 का मामला हुआ। मैं वहाँ से 2016 में सजा पड़ के यहाँ आया, और जब यहाँ आया तो मुझे ये काम दिया गया, काम सीखने के लिए। यहाँ प्रशिक्षण किया, मैं प्रशिक्षण करके मैंने ये सब काम सीखा है। यहाँ पे कपड़े बनाना, कंबल बनाना, चादर, कोना फट्टी, सभी काम सीख चुका हूँ। और अभी अपन प्रशिक्षण हमारे साथी भाइयों को भी दे रहे हैं। और इसमें ये फ़ायदा है कि भाई हम जब बाहर छूट के जाएंगे तो हम अपना खुद का रोज़गार डाल के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सन 2017 से सजा पढ़ के आया हूँ और मुझे यहाँ पे कपड़ा और कम्बल बनाना सिखाया गया। इसको मैंने अच्छे से सीखा और रोज़ कम्बल और कपड़ा बना लेता हूँ। कहते हैं घृणा अपराध से करना चाहिए, अपराधी से नहीं। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैदियों को हुनरमंद बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है, ताकि कैदी जब भी अपनी सजा पूरी कर बाहर निकले तो अपराध से तौबा कर अपने इस हुनर के जरिए परिवार का सम्मान पूर्वक भरण पोषण कर सके। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आजादी के 73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन देश के ग्रामीण इलाके
आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोलती एक ऐसी ही तस्वीर बीजापुर से सामने आई है। जुगाड़ से बने लकड़ी के इस करीब करीब टूट चुके पुल को पार करना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन मूसालूर ग्राम पंचायत के टोकेपारा के ये आदिवासी रोजाना मौत का यूं ही सामना करते हुए इस पुलिया से गुजरते हैं। करे भी तो क्या करें, 150 आदिवासियों की आबादी वाले इस गांव के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना इसी पुल से गुजरना इनकी मजबूरी है। महिला, बच्चे, बूढ़े या नौजवान सभी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से होकर गुजरते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल इसी टूटी पुलिया से गुजरती है। थोड़ी सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिक्र किसे है? सब कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। डर तो रहता है सर। कैसा डर रहता है? जैसे कि अचानक पुलिया टूट जाएगा, लकड़ी का पुलिया है, वो लकड़ी लगा के 2 साल हो गया, लकड़ी सड़ भी गया और उसमें चलने के लिए डर रहता है। और उस पारे में लगभग 200-250 लोग रहते हैं, 200-150 लोग रहते हैं और उस 150-200 में से बाइक लगभग 5-6 जन के यहाँ हैं और बाइक वगैरह पार करने में तकलीफ बहुत होती है। दरअसल आदिवासियों के लिए मुसीबत सिंचाई विभाग ने खड़ी की है। उसने तालाब तो बना दिया, लेकिन गांव वालों के लिए जो आने जाने का रास्ता था उसका ख्याल नहीं रखा। न तो तालाब और डबरी के बीच आने जाने के लिए जगह छोड़ी और न ही कोई पक्का पुल बनाया। तालाब बनने के बाद आने जाने के लिए परेशान हो रही है सर। कैसा परेशानी होता है जी? कैसी परेशानी होती है? तालाब तो भर गया था, आने जाने के तो मुश्किल ही जा रही है। वो लकड़ी का पुलिया कौन बनाया है? जी, पारा वाले बना है सर। और ये तालाब कौन बनाया है? इरिगेशन वाले बना है। तालाब के बीच में जगह क्यों छोड़ दिए इतना ये लोग? पता नहीं सर। और यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है? नहीं बना है सर। तालाब निर्माण के बाद बरसाती नाले का उफान पहले से दोगुना बढ़ गया तो ग्रामीणों ने किसी तरह देसी जुगाड़ लगाकर 7 मीटर लंबे लकड़ी के पुल का निर्माण किया। लेकिन 1 साल पहले बने इस पुल की लकड़ियां अब धीरे धीरे सड़ने लगी हैं। ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके के जिला पंचायत सदस्य खुद विधायक को साथ ले जाकर मौका मुआयना करवा चुकी हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। और मैं स्वयं उस पुल से कई बार गुजर चुकी हूँ और वहाँ कम से कम 150 लोग रहते हैं और उस पुल से आना जाना करते हैं, बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। और मैंने अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात लाया था और लेकिन अभी तक इस कारण नहीं हुआ कि सीधा बरसात पहुँच चुका है। बरसात के बाद हमारे विधायक ने आश्वासन दिया है कि उस पुल का निर्माण किया जाएगा। लकड़ी के बने इस पुल को पार करते वक्त ग्रामीण अनहोनी की आशंका से खौफजदा रहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि लकड़ी के बने इस पुल को पार करेंगे तभी ये जिला मुख्यालय या ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस लकड़ी के पुल की जगह पे पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मात्र ही मिल रहा है। बड़ा सवाल कि प्रशासन को या फिर सरकार में बैठे नुमाइंदों को कहीं कोई बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। अजमेर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब सकते में आ गए। कोई दिल थाम कर वीडियो बनाता रहा तो कोई दुआ करता नजर आया और कोई सोचता रहा आखिर ऐसा हुआ कैसे। दिल दहल जाएगा, सांसें थम जाएंगी, कलेजा कांप उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लेटा रहा, मौत गुजरती रही। ये युवक रेल की पटरी पर कैसे पहुंचा ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले दिल थामकर उस मौत को देखिए और गिनिए कितनी बार उसके ऊपर से ये मौत गुजरी। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। जी हाँ, एक बार नहीं, पूरे 20 बार इस युवक के ऊपर से मौत गुजरी। इस दौरान ये युवक सांसें थामे पटरी के बीचों बीच लेटा रहा। अच्छी तरह जानता है, जरा सा भी हिला डुला वो काल के गाल में समा जाएगा। लोग वीडियो बना रहे हैं, साथ ही साथ इसको सावधान भी कर रहे हैं कि वो सीधा लेटा रहे, हिले ढुले नहीं। अबे सो रहे तो जूम कर। अबे उठियो मत। क्या पता मैंने उसको बोला भी है, मैंने उसको बोला ट्रेन आ रही है। मौत और जिंदगी के बीच जरा सा फासला। पूरे 1 मिनट तक मौत के मुंह में ये शख्स ऐसे ही लेटा रहा। मालगाड़ी गुजरती रही और इसकी दिल की धड़कनें तेज होती रही। ये वीडियो अजमेर से आया है। ये वायरल वीडियो HMT कॉलोनी के संजय नगर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक खुदकुशी करने के इरादे से ट्रैक पर सो गया, लेकिन मालगाड़ी के रूप में मौत को अपनी ओर आते देखा तो इसका इरादा बदल गया और पटरी के बीचों बीच लेट गया। ट्रेन जब गुजर गई तो इसकी और देखने वालों की जान में जान आ गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट।